हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ अ कंपनी 11th स्टैंडर्ड का 3 पार्ट करके, लंबा लेसन है इसीलिए 3 पार्ट करके 3 वीडियो बना दिया है। आज मैं इसका 4th पार्ट ले रही हूँ। आई होप इसके अंदर लेक्चर कवर हो जाएगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप कमेंट करते हो तो। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सिंस द कंपनी सेक्रेटरी इज रिगार्डेड द KMP, KMP का मतलब क्या होता है? की मैनेजरल पर्सोनल, उसे बोलते हैं KMP। ये क्या है मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। Then company secretary is held liable for several non-compliance and penalties are imposed on him for any default or non-compliance of the provision of the act and the other laws of the land। मतलब ये यहाँ पर हम कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सिंस द कंपनी सेक्रेटरी इज रिगार्डेड द KMP ऑफ द कंपनी, मतलब कि मैनेजरल पर्सन, मतलब एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई है कंपनी सेक्रेटरी को। तो इसीलिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी को बाइंड करते हैं वो सेक्रेटरी को भी बाइंड करते हैं। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी इज हेल्ड लायबल फॉर सेवरल, मतलब उससे भी अगर कोई गलती होती है, नॉन कंप्लायंस मतलब कुछ मिस्टेक कर देता है, वो प्रॉपरली सही तरीके से उसका काम नहीं करता है, तो वो भी पेनल्टी के लिए मतलब एलिजिबल हो जाएगा, उसको भी पेनल्टी बैठ सकती है। और पेनल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन हिम फॉर एनी डिले और नॉन कंप्लायंस फॉर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ लेड कर दिया गया है और उसे वो सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा है या कुछ मिस कर दिया उसने, तो पूरी पेनल्टीज और फीस उसको भी भरनी पड़ सकती है। एंड अदर लॉज ऑफ द लैंड, मतलब लॉज ऑफ द लैंड होता है, एक होता है एक्ट ऑफ गॉड, पता है वो जो PK मूवी था ना उसके अंदर आपने देखा होगा एक्ट ऑफ गॉड, है ना। लेकिन यहाँ पर अदर लॉज ऑफ द लैंड मतलब जो जितने भी ज़मीनी कानून हैं, जो रूल्स है, वो उसके ऊपर भी पूरे बैठते हैं। और अगर वो कुछ गलत करता है या नहीं सही करता है एज पर द लॉज ऑफ द लैंड, तो उसे पेनल्टी या फाइन बैठ सकता है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, चलिए देख लेते हैं। हालांकि हमने शुरुआती लेसन में से कवर कर लिया है, लेकिन फिर से देखते हैं क्या बताता है। राइट्स आर गिवन टू द सेक्रेटरी बाय द कंपनीज एक्ट। ओके, कंपनीज एक्ट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपनीज एक्ट लेड डाउन कर दी गई है। उसके अंदर कुछ सेक्शंस होंगे और उसके अंडर सेक्रेटरी के कुछ राइट्स बता दिए गए होंगे। तो वो राइट्स क्या है, तो वो हम जाके कंपनी एक्ट में अगर हम देखेंगे तो पूरे उसके जो राइट्स वगैरह है, उसके लिए क्या उसका क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ लेट डाउन कर दिया गया है। तो राइट्स आर गिवन टू द सेक्रेटरी बाय द कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बताएंगे, उनको कम ज़्यादा करने हैं उसके राइट्स में तो वो कर सकते हैं, और शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं। ऑल्सो सम राइट्स आर कन्फर्ड ऑन हिम बाय हिज सर्विस एग्रीमेंट, मतलब उसका जो वो जब जॉब ज्वाइन करेगा ना तो एग्रीमेंट साइन करता है वो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसके अंदर भी उसके क्या राइट्स है वो उसे मेंशन कर दिए गए रहेंगे। द राइट्स आर एनलिस्टेड बिलो, अभी कॉमन राइट्स क्या है तो वो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट, उसके अंडर जो भी डिपार्टमेंट दे दिया गया रहेगा उसके ऊपर वो उसका पूरा हक है कि वो उसे अपनी तरह से कंट्रोल करे और सुपरवाइज करे। राइट टू बी आइडेंटिफाइड बाय कंपनी इफ एनी लॉस इज सफर्ड बाय सेक्रेटरी वाइल परफॉर्मिंग डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। द राइट्स टू बी इंडेमनिफाइड बाय कंपनी इफ एनी लॉसेस इज सफर्ड, अगर सेक्रेटरी को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कुछ लॉस, उसका पर्सनल लॉस अगर होता है वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, उसका ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए अगर उसको पर्सनली कुछ लॉस होता है तो उसका भरपाई कौन करके देगा? कंपनी। राइट टू साइन अ डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी, राइट टू साइन एन अ डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी, मतलब कहीं पर अगर कहीं पर कुछ काम हो रहा है जहाँ पर कंपनी का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, या फिर वो उसका सील एंड स्टैम्प तो हम देते ही है, ये आपको पता है।
है ना, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, बाद में भी जहाँ कंपनी तो है, लीगल एंटिटी है, लेकिन वो एक जीता जाता इंसान तो है नहीं, वो हर जगह साइन कर नहीं सकता, उसका बस स्टैंप और सील रहेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या ये हमारे ही कंपनी का स्टैंप और सील है, तो ये सही है या नहीं है, तो वो ऑथेंटिकेट करने के लिए वो सही, मतलब सही तरह से लीगली स्टैंप मारकर ये बताया गया है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट में किसी और कंपनी से, किसी और पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो ये सही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एज अ विटनेस सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी लेते हैं। तो एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इस तरह भी वो रोल प्ले करता है। प्रिंसिपल मतलब मेन, एक अच्छी खासी पोजीशन दे दी गई है उसको। राइट टू गेट रेम्यूनरेशन एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसे पेमेंट भी मिलेगा, रेम्यूनरेशन मतलब होता है पेमेंट, ओके। देन रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अभी रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या प्ले करता है देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। क्रूशियल मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज अ थ्री-फोल्ड रोल as follows. The emphasis on good governance has increased role of secretary in protecting the interest of the different stakeholders manifolds. अभी देख लेते हैं इसके अंदर वो थ्री फोल्ड बताया गया है, तो क्या है। पहला है एज अ सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी ऑफिसर, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल ऑफिसर, ओके, एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर। देन एज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर मतलब क्या, वो एज अ बीच का मिडल मैन भी वर्क कर सकता है, टॉप मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन लेकर जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, उनके बीच में वो एक कड़ी की तरह रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, बीच में और सब कुछ मैनेज करता है ठीक से। देन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस वर्क देखने वाला। देन सेक्रेटरी एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, एज द प्रिंसिपल ऑफिसर of a company he is responsible to strict compliance of the different provision of the act, like sign any document for authentication। अभी उसको एक प्रिंसिपल पोस्ट मतलब एक ऑफिसर की पोस्ट दे दी गई है कंपनी में, तो उसका एक क्या लेवल है, मतलब उसको वो कहाँ पर, उसका मतलब एक आइडेंटिटी क्या है, उसका एक पोजीशन क्या है, जिससे वो उसका एक लेवल बता सकते हैं हम लोग कि वो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट के अंदर वो क्या क्या उसके अंदर उसके ऊपर हक है करने का कंपनी से रिलेटेड। तो साइन इन ए डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, अगर कोई कंपनी से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑथेंटिकेट करना है कि ये हाँ यही कंपनी की तरफ से सही काम हो रहा है या कंपनी ही कर रही है, तो उसके लिए वो सिग्नेचर करेगा। देन टू साइन एंड डिलीवर एनुअल रिटर्न्स, हाँ पूरे एनुअल रिटर्न्स मतलब साल भर का जो बैलेंस शीट और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसे साइन करेगा। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स ऑफ कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब कंपनी को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करने जाते हैं उस वक्त भी सेक्रेटरी का सिग्नेचर लगता है। देन टू मेंटेन डिफरेंट स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, लाइक अभी स्टैट्यूटरी मतलब जो इम्पोर्टेंट लीगल रजिस्टर्स मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, तो उसके अंदर भी वो सेक्रेटरी को ही करना पड़ता है मैक्सिमम। तो उसमें क्या होगा, मिनट्स ऑफ जनरल एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, है ना। मिनट्स क्या होता है कि जब मीटिंग ऑलरेडी चल रही होती है तो किसने क्या कहा, क्या नहीं किया, कहा क्या, किसने कौन सा पॉइंट रेस किया, दूसरे बंदे ने क्या उसको आंसर किया, और इस तरह के जो क्या जो भी डिस्कशन होता है मीटिंग्स के अंदर, सेक्रेटरी का काम होता है पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना। ओके, देन रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, then register of directors and KMP and their shareholding etc. KMP मतलब रजिस्टर मतलब पूरे रजिस्टर उसको मेंटेन करना पड़ता है। देन इंश्योर नेसेसरी कंप्लायंस ऑफ लॉ, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नया लॉ आता है या लॉ में कुछ कम ज़्यादा होता है, वरना पता चला कुछ इंपॉर्टेंट लॉ आया और हमारे सेक्रेटरी को पता ही नहीं, मतलब अप टू डेट नॉलेज होना हमारे सेक्रेटरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेटेस्ट एंड करंट अफेयर्स भी होना ज़रूरी है। उसके वजह से हमें क्या लॉस हो सकता है कि पता चला कुछ नया लॉ आया और हमने उसके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क किया ही नहीं, तो उसके वजह से अच्छा खासा फाइन भी हो या पेनल्टी हमें बैठ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर क्या होता है। The board of directors as the supreme managerial authority decides the board policy to be followed by the company. The board of directors as a supreme manager, supreme मतलब क्या, top level, high level managerial authorities, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजरल अथॉरिटीज होते हैं, सुप्रीम मैनेजरल अथॉरिटीज होते हैं। डिसाइड दी बोर्ड पॉलिसीज टू बी फॉलोड, मतलब वो मैक्सिमम उन्हीं के हाथ में होता है बोर्ड पॉलिसीज बनाना और उसे फॉलो करवाना और करना।
तो पॉलिसीज मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम इज द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी। अभी ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, पॉलिसीज बनाए गए हैं, इसे खुद भी फॉलो करना और दूसरों से भी फॉलो करवाना, ये ड्यूटी किसकी होती है? सेक्रेटरी की होती है। सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज नेटवर्क बिटवीन द बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स एट डिफरेंट लेवल्स। वही मैंने आपको बताया, ये एज अ कोऑर्डिनेटर होता है, मीन्स एक सेंटर या मिडलमैन का तरह काम करेगा कि बोर्ड मेंबर्स का जो भी ऑर्डर पास करते हैं, जो भी उनका जो डिस्कशन होता है रिलेटेड टू छोटे अंडर एम्प्लॉयज या मैनेजरल लेवल के हिसाब से, तो उसका सब इंफॉर्मेशन जो स्मॉल लोअर लेवल तक पहुंचाना किसका काम होता है? सेक्रेटरी का। और लोअर लेवल का अगर कुछ भी परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो टॉप लेवल तक मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उनके इश्यूज है पहुंचाना किसका काम होता है? सेक्रेटरी का। मीन्स सेक्रेटरी एज अ मिडलमैन काम करता है। सेक्रेटरी इज माउथ पीस, स्पोक पर्सन ऑफ द बोर्ड। मतलब बोर्ड जो भी डिसीजंस लेगा उसको आके अनाउंस कौन करेगा? सेक्रेटरी। एज अ अनाउंसर भी हम बोल सकते हैं। ओके, स्पोक पर्सन। सेक्रेटरी इज अ कोऑर्डिनेटर ऑन टू वेज। अभी कैसा? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अभी इंटरनली कैसा हो गया? एज इंटरनल कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी Secretary's activities involved the board, the MD, the chairperson on one hand, and the executives of different cadres, trade union and auditors of the company on the other hand. Okay, then as external coordinator क्या होता है? Secretary needs to create a relationship between company and shareholders, government and public at a large. मतलब उसका काम है कि सबको बराबर वो कनेक्टेड रखे। Then secretary as administrative officer, अब ये क्या होता है देख लेते हैं। Secretary as a general administrative officer is required to ensure implementation of the policies of the company। वही हमने कहा कि जो भी पॉलिसीज है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना और करवाना और उसे प्रॉपर लोगों से फॉलो भी करवाना, ये सेक्रेटरी का ड्यूटी है। देन सुपरविजन, कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी इज सेक्रेटरीज जॉब। तो जो डिपार्टमेंट का जो भी सुपरविजन है, कंट्रोल है, फंक्शनिंग है, ये सब किसका जॉब होता है? सेक्रेटरी का जॉब होता है। द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इनेबल्स हिम और हर to have an overall view of different aspects of company's administration and develop a strong and efficient organizational setup। द पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन है। इनेबल हिम और हर टू हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी। उसको हर एक नज़रिए से देखना होगा कंपनी को, एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, जहाँ पर मैनेजर हो गया या मैनेजर के अंडर जो भी लोग काम करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखना होगा कि उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा और एक दूसरे के बीच में बराबर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना होगा और वो प्रॉब्लम अगर कुछ अराइज होती है तो उसे सॉल्व करवाना होगा। ओके, The secretary contributes in administration of the company whereby recruitment, training, remuneration, promotion, etc. of staff member is assured। मतलब सेक्रेटरी कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। एडमिन मतलब ऑफिशियल वर्क जो होता है, ऑफिस से रिलेटेड वर्क, वो भी सेक्रेटरी को थोड़ा बहुत करना होगा। वह उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? रिक्रूटमेंट मतलब किसी को अपॉइंट करना, किसी को जॉब देना, फिर बाद में उसको ट्रेनिंग देना, उसका सैलरी वगैरह जो भी फिक्स करना है, देन उसको प्रमोशन अगर देना है तो वो भी काम कौन देखेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ मेंबर्स इज अश्योर्ड। देन कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस। अभी कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस। द कंपनी सेक्रेटरी इज अ की फंक्शनरी इन द कोऑपरेट पिरामिड, है ना। तो पिरामिड अगर हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे सपोज, तो टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, उसके नीचे एक लेवल आता जाएगा, है ना। सेक्रेटरी, उसके अंडर जो भी वर्क है, मैनेजर के अंदर जो भी लोअर लेवल या सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सब डिपार्टमेंट्स के भी नीचे अगर कोई फैक्ट्री है तो वो लो लेवल वर्कर्स, और उसके नीचे भी वॉचमैन वगैरह वो सब आ जाएंगे। तो ये एक पिरामिड बन जाएगा। तो इसके अंदर ये जो पिरामिड है, इसके अंदर ये जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। Then what we have studied until now indicates company secretary in employment as employee of the company। अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो सेक्रेटरी होता है एज अ एम्प्लॉई, मतलब कंपनी का एम्प्लॉई होता है, वर्क करता है। Now let us understand company secretary in practice। The member of the institute is in practice when individually or in partnership with one or more members of the institute engages him or herself। ओके, अगर कोई बंदा एक्चुअली सेक्रेटरी बनता है तो वो एक्चुअली
वो प्रैक्टिस द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंगेजेस हिमसेल्फ। अगर कोई बंदा एक्चुअली सेक्रेटरी बनता है तो उसके हाथ में क्या चीज़ें होगी वो यहाँ पर प्रैक्टिकली वो बताया गया है। ओके, इन प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी then offers to perform services in relation to promotion, formation, incorporation, amalgamation, reconstruction, reorganization of companies. Offers to perform services in relation to promotion, किसी को प्रमोट करना है वो, या कंपनी को प्रमोट करना है तो वो, फॉर्मेशन जब कंपनी बनाते हैं उस वक्त उसका एक रोल प्ले किया जाता है। देन इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम जब रजिस्ट्रार के पास हम सब पेपर्स देने जाते हैं वो। देन अमलगमेशन, अगर हमारा कंपनी किसी के साथ अमलगमेट मिलकर अपना बिजनेस बढ़ा रहा है पार्टनरशिप में तो उसको अमलगमेशन बोलेंगे। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पूरा का पूरा हमारा कंपनी बंद करके फिर से नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम कंपनी को नए तौर पे, उसे हम कहेंगे। देन रीऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसका ये करके पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसका नए तरह से हम बनाएंगे, चेंज करके रेनोवेट करेंगे, तो वहाँ पर भी उसका एक रोल होता है। देन ऑफर सर्विसेज इन एरिया ऑफ फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग एंड वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉर्म्स, एप्लीकेशंस एंड रिटर्न्स बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ऑफर सर्विसेज इन द एरिया मीन्स उसका जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको फाइलिंग करना, रजिस्टरिंग के टाइम जो भी अगर कहीं कुछ पेपर्स है कहीं रजिस्टर करने हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ फॉर्मेशन के टाइम ही, बाकी कहीं और भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या कहीं और डिपार्टमेंट में हमारे लीगल पेपर्स रजिस्टर करने, नॉट नेसेसरी लीगली हो, कहीं पर भी रजिस्टरिंग से रिलेटेड उसका वर्क जो भी होगा सेक्रेटरी करेगा। देन प्रेजेंटिंग एंड वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉर्म्स, अगर किसी से हम फॉर्म भर के मंगवा रहे हैं शेयर होल्डर से या डिबेंचर होल्डर से या एनी अदर, वो वेरीफाई करना, एप्लीकेशन एंड रिटर्न्स है बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बदले मतलब ये वर्क करता है। देन शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की तरह ये काम करेगा, शेयर स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करेगा, एंड इशू हाउस की तरह काम करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर और कंसल्टेंट। देन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एसेस मीनिंग, अभी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या है? The secretarial standards are formulated by the Institute of the Company Secretary of India (ICSI) and approved by central government through the Ministry of Corporate Affairs. अब ये जो ICSI है ना, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर उन्हें एक अथॉरिटी दे दी गई है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, मीन्स SSC डिपार्टमेंट से आप अपना डिग्री ले लोगे, है ना, मतलब SSC डिपार्टमेंट जो है ना, स्टेट लेवल महाराष्ट्र का जो है, तो वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, आपने क्या पढ़ाई करना चाहिए, अभी आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का आपका क्या सिलेबस रहेगा, आप क्या पढ़ोगे, आपके एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करना, देन आप पास आउट हो जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट देना, आपको रिजल्ट देना, आपको डिग्री देना, तो ये कौन करता है? SSC बोर्ड, है ना। तो उसी तरह से ये ICSI एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अभी ये क्या करते हैं, ये इसको किसने अप्रूवल दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल मिला है और थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी ये लोग क्या करेंगे, CS के जो बच्चे होंगे जिन्हें CS करना है तो वो वहाँ पर CS के लिए एडमिशन लेंगे, उनका पूरा सिलेबस ये ICSI डिसाइड करेगा, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करेगा, फिर उनके रिजल्ट्स निकलेंगे पास आउट होने के बाद और उनको डिग्री दी जाएगी। तो ये सब कौन करेगा? ICSI ये करेगा। ओके, जैसे आपके 11th 12th के SSC बोर्ड वाले देते हैं ना, वैसे ये ICSI है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के लिए, CS की डिग्री के लिए। द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स compliance with the secretarial standards 1 and 2 mandatory. The secretarial standards are developed to the standardized different practices. Then the needs and impact of adoption of secretarial standards. Okay, then the company follows diverse practice based on differing business culture and varied usage over a period of time. Company follows diverse practice based on differing business culture and varied usage over a period of time. वक्त के हिसाब से अभी क्या होता है, कंपनी उसका जो काम करने का तरीका बदलती भी रहती है ना, तो उस हिसाब से या तो वो अपने काम करने के तरीके में बदलेगी या जो प्रोडक्ट या कुछ बना रहा है वो प्रोडक्ट को ही बदल देगी, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अपने आप को मेंटेन और बैलेंस करके रखना है मार्केट में। इसलिए द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एम एट and achieving integrating, harmonizing and standardizing fine corporate governance practice across
ऑल कंपनीज, वही मैंने कहा एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, उसे अपना भी एक लेवल मेंटेन करके रखना है। इसीलिए सेक्रेटरी को भी ज़रूरी है कि वो वो अपना भी एक एम बना ले कि वो सब कुछ कंपनी का जो स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से वो अपना काम करे। इट लीड्स टू प्रोवाइड बेटर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉ। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉ है तो जो भी है वो सही तरह से मॉनिटरिंग, मतलब उसका ध्यान रहेगा और सही तरह से हम लॉ के हिसाब से चल रहे नहीं चल रहे, तो वो सेक्रेटरी के हिसाब से, मतलब सेक्रेटरी ध्यान देगा उसके ऊपर। देन स्ट्रेंथ, इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथिंग द प्रोसेस ऑफ द बोर्ड एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स। इसके वजह से स्ट्रेंथिंग द प्रोसेस ऑफ बोर्ड, मतलब जो बोर्ड मेंबर्स है वो भी अपना काम स्मूथली करेंगे और उनको काफ़ी एकदम कॉन्फिडेंटली करेंगे। एंड कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स भी क्या रहेगा, क्या अपना जो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे कंपनी के अंदर, तो उनको भी टेंशन फ्री हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी पोजीशन पे है और इसमें अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कोई गलती नहीं कर रहे। द ICSI constituted secretarial standard board SSB, okay, in year 2000, which includes representative of Institute of Chartered Accounts of India, Institute of Cost and Work Accounts of India, different industrial associates like ASSOCH, AM, CII, FICCI, okay। ये जो मैंने कहा ICSI, उसके अंडर ये सब कुछ आता है। अभी जो भी उसका फुल फॉर्म है वो यहाँ पर दे दिया गया है, आप रीड आउट कर सकते हो। Then there is an elaborate procedure followed while formulating the SS on a subject. It is noteworthy that SSB and statutory recognition and implementation is unique in India. It is noteworthy that SSB and its statutory recognizing and implementation is unique. ये कोई नया चीज़ नहीं है, okay? It is quantum leap towards standardization of diverse secretarial practice existing in the corporate sector. It is a quantum leap towards standardization, means of diverse secretarial practice existing in the corporate, मतलब सेक्रेटरी का जो रोल है वो बहुत डाइवर्स है, मीन्स बहुत बड़ा लेवल पे, इसका बड़े पैमाने पे, और उसको बहुत इसमें हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि छोटा मोटा रोल नहीं है, बहुत सारे क्या बोलेंगे उसको, फैला हुआ रोल है उसका। तो उसके लिए इट इज़ अ क्वांटम लीप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एग्जिस्टिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। SS is to be reviewed by SSB once in a year or whenever there is substantial change in the law, whichever is earlier. The scope of secretarial standards, okay, SS. ICSI has issued total 10 secretarial standards as below. अभी मैं ये बस रीड आउट करके देती हूँ आपको। फर्स्ट है secretarial standard on meeting of the BOD, then secretarial standard on general meeting, secretarial standard on dividend, secretarial standard on register and records, secretarial standards on meeting, secretarial standards on transmission of shares and debentures, secretarial standards on passing resolution by circulation, secretarial standards on fixing common seal, secretarial standards of forfeiting of shares, secretarial standards on boards report. Then exemption from SS. Then SS1 and SS2 not applicable to OPC as it has only a single director on its board. And SS2 is not applicable also to companies exempted by central government by notification. Secretarial audit under section 204. Just a second, अभी ये अंडर सेक्शन 204। अभी यहाँ पर मैं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसका मैं एक और पार्ट बना दूंगी। आई होप उसके अंदर कवर हो जाए क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे अगर बहुत लंबा वीडियो है। अगर आपको इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरे अकाउंट पे जाके देखिए, या फिर एंड स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं समझाए नीचे कमेंट कीजिए, या कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होंगी। और अगर कुछ नहीं समझा तो बोलिए, मैं अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।